This side Shipal Singh Pawar. I welcome you all to the Agro Academy. And in previous classes, I have taught you watershed and its concepts and watershed management. So this is a class of watershed PYQ to brush up your concepts along with some efficient techniques to solve the questions of watershed. So let's begin with the class. So क्लास स्टार्ट करने के पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ये जितने भी मैंने जो MCQ आपको मैं PYQ सॉल्व करा रहा हूँ, ये सारे PYQ प्रीवियस एग्जामिनेशन में आए हैं, जैसे जूनियर इंजीनियर, असिस्टेंट इंजीनियर या फिर एग्रीकल्चर रिसर्च साइंटिस्ट और कुछ बैंक की एग्ज़ाम है। तो ये सारे क्लब कर रखे हैं हमने पूरे जो MCQs है, ताकि कंप्रेहेंसिव स्टडी हो पाए और अगर आउट ऑफ बॉक्स अगर वाटरशेड का क्वेश्चन आता है तो वो भी सॉल्व कर पाएँ। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, द परफॉर्मेंस ऑफ वेरियस ऑन गोइंग प्रोजेक्ट्स प्रोग्राम्स ऑफ वाटरशेड डेवलपमेंट आर बेस्ड ऑन। पहला ऑप्शन है हरियाली, दूसरा है DPAP दैट इज ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम, तीसरा ऑप्शन है कॉमन गाइडलाइन फॉर वाटरशेड डेवलपमेंट और चौथा ऑप्शन है नेशनल रेनफेड एरिया अथॉरिटी। तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि जितने भी वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोग्राम होते हैं उनका परफॉर्मेंस किस पे बेस्ड होता है। अब इसको समझने के लिए हमको वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोग्राम का थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए, जब भी जाके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, वरना नहीं कर पाएंगे क्योंकि पूरा फैक्चुअल है। तो मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ, बाकी मैंने ये सारी डिटेल लेक्चर में डिस्कस किए हैं, बट अभी मैं शॉर्ट में बता देता हूँ आप लोग को। तो जो हरियाली है, पहला वाला है हरियाली प्रोजेक्ट विलेज एम्पावरमेंट के लिए आया था और ये 2003 और 4 में लॉन्च हुआ था। फिर ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम उन एरिया के लिए हुआ था जो कि रेन शेडोज एरिया होते हैं और जहाँ पे रेनफॉल का अमाउंट बहुत कम होता है और वाटर स्कैर्सिटी की प्रॉब्लम होती है। तो ये 1973-4 में लॉन्च किया था। फिर नेशनल रेनफेड एरिया अथॉरिटी 2003 में गवर्नमेंट ने बनाई थी और ये इसलिए बनाई थी क्योंकि उस समय रेनफेड एरिया का जो मैक्सिमम रेनफेड एरिया हमारे जो कंट्री में मैक्सिमम था और उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए एक अथॉरिटी चाहिए ताकि बॉटम से टॉप में काम हो सके और एग्जीक्यूशन बहुत अच्छा हो सके। जितना भी प्लानिंग किया है या प्रोजेक्ट में किसी में भी लाया है तो उसका एग्जीक्यूशन बहुत अच्छे से हो पाए, इसीलिए नेशनल रेनफेड एरिया अथॉरिटी बनाई थी। अब फिर बाद में क्या हो गया कि इतने सारे प्रोग्राम्स हो गए। अब इतने सारे प्रोग्राम्स हो गए, मान लो अभी ये 4 प्रोग्राम मैंने बताया, बट ऐसे 6 और 7 प्रोग्राम्स है, ये सारे प्रोग्राम्स हो गए। तो ये कॉमन पीपल को बहुत हर्डल हो जाएगा ना उन लोगों की कि ड्रॉट प्रोन एरिया के लिए अलग चल रहा है, हरियाली के अलग चल रहा है। तो उन सारे प्रोजेक्ट्स को गवर्नमेंट ने क्या किया, एक जगह क्लब कर दिया और एक जगह क्लब करके उनने क्या लिखा, कॉमन गाइडलाइन फॉर वाटरशेड डेवलपमेंट, एक मैनुअल लॉन्च कर दिया, कॉमन गाइडलाइन फॉर वाटरशेड डेवलपमेंट इन 2008। तो एक मैनुअल लॉन्च हो गया। तो मैनुअल लॉन्च किया तो पूरे एक सारे क्लब हो गए सारे प्रोजेक्ट, और फिर उसी के बेसिस पे जितने भी जो वाटरशेड डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स है वो उसी के बेसिस पे जज किए गए। तो इसका आंसर क्या हुआ, कॉमन गाइडलाइन फॉर वाटरशेड डेवलपमेंट। अब इसमें अपन ने 6 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं और साथ में इसका आंसर भी डिस्कस कर लिया है। बढ़ते हैं सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, व्हेन सेकेंड ऑर्डर चैनल जॉइंस विथ थर्ड ऑर्डर चैनल द ऑर्डर ऑफ रिजल्टिंग चैनल फॉर्म्ड इज। अब ये भी कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। मान लो दिस इज द वाटरशेड, ओके, और यहाँ पे एक फर्स्ट ऑर्डर स्ट्रीम आई और यहाँ से भी एक फर्स्ट ऑर्डर स्ट्रीम आई और वो रिजल्टिंग स्ट्रीम कुछ बनाया। तो फर्स्ट ऑर्डर स्ट्रीम अगर दूसरी फर्स्ट ऑर्डर के साथ मिलती है तो जो रिजल्टिंग ऑर्डर ऑफ स्ट्रीम होता है वो सेकेंड ऑर्डर स्ट्रीम होता है। सेम आ गई, और इसके साथ मान लो एक फर्स्ट ऑर्डर स्ट्रीम बनी तो जो रिजल्टिंग ऑर्डर होता है वो हायर ऑर्डर स्ट्रीम ही होता है। तो इसमें इन दोनों में हायर ऑर्डर स्ट्रीम कौन सा है, 2 का, तो 2 का। अब वो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ये कंसेप्ट है, ओके, ये कंसेप्ट है। अब वो क्वेश्चन पूछ रहा है कि जब सेकेंड ऑर्डर चैनल जॉइंट्स विथ थर्ड ऑर्डर चैनल तो रिजल्टिंग ऑर्डर ऑफ रिजल्टिंग चैनल क्या बनेगा। तो अभी मैंने यही बोला है कि अगर रिजल्टिंग ऑर्डर अगर दो डिफरेंट है तो जो हायर ऑर्डर का जो चैनल होगा वही रिजल्टिंग चैनल बनेगा। तो क्या बनेगा, थर्ड ऑर्डर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड ऑर्डर। अब इसमें भी दो क्वेश्चन डिस्कस किए हैं कि अगर वो पूछ सकता था कि व्हेन फर्स्ट ऑर्डर चैनल जॉइन विथ फर्स्ट ऑर्डर चैनल द ऑर्डर ऑफ रिजल्टिंग चैनल इज सेकेंड ऑर्डर, और ये क्वेश्चन अपन ने दिया है। तो इसमें भी 2 क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। और अगर आप पढ़ रहे हैं, जो भी अब इस वीडियो को देख रहा है या MCQ अटैम्प्ट करेगा तो वो वीडियो को पॉज करे और फिर अटैम्प्ट करे, और देखने के बाद भी देखे कि इससे और दूसरे क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं, ताकि मेरा कंसेप्चुअल क्लैरिटी भी बढ़े और मेरा जो नॉलेज का गेन का जो एरिया है वो भी बढ़े। सो
थर्ड क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। PRA स्टैंड्स फॉर, अब जनरली वाटरशेड में बहुत सारे ऐसे प्रोसीजर्स होते हैं और ऐसे बहुत सारे जो टर्म्स होते हैं वो जनरली डायरेक्ट पूछ लेता है कि आपको वाटरशेड के बारे में नॉलेज है कि नहीं है। तो ये पूरा PRA अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको आएगा, वरना आप कुछ भी कर सकते हो ना। PRA में कुछ भी बोल दूंगा, PRA लिख दूंगा मैं पार्टिसिपेटरी रेनफेड एग्रीकल्चर, या मैं लिख दूंगा पार्टिसिपेटरी रूरल एग्रीकल्चर, या मैं लिख दूंगा पार्टिसिपेटरी रूरल अप्रूवल, या मैं लिख दूंगा पार्टिसिपेटरी रूरल अप्रेजल। तो PRA स्टैंड्स फॉर पार्टिसिपेटरी रूरल अप्रेजल। और अप्रेजल माने क्या? द फॉर्मल प्रोसेस ऑफ इवेल्यूटिंग और एस्टिमेटिंग द वैल्यू और क्वालिटी ऑफ समथिंग। तो वाटरशेड में क्या करते हैं कि जो भी आप वाटरशेड, दिस इज़ द वाटरशेड, दिस इज़ द रिज लाइन, दिस इज़ द कॉमन आउटलेट पॉइंट। तो वाटरशेड में क्या करते हैं कि जो भी आपने मेजर्स लगाए हैं, तो वो मेजर्स लगाने के बाद सारे स्टेक होल्डर्स को इन्वॉल्व करने के बाद कुछ उसमें जो रिजल्ट आया है ना, उसको हम इवेल्यूएट करते हैं। और इवेल्यूएट करने के बाद वो सेम इनपुट्स हम फीडबैक में डालते, फीडबैक में लेते हैं। और वो फीडबैक जो भी अगर पॉजिटिव आया तो अच्छी बात है, उसको और इम्प्रूवमेंट करेंगे। और अगर नेगेटिव आया तो उसी नेगेटिव पे काम करके हम वाटरशेड को और इम्प्रूव करते हैं, वाटरशेड डेवलपमेंट को और इम्प्रूव करते हैं। तो PRA स्टैंड्स फॉर पार्टिसिपेटरी रूरल अप्रेजल। अब आगे, वाटरशेड रिफर्स टू ड्रेनिंग वाटर टू। अब ये वाला जो क्वेश्चन पूरा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, जिसने वाटरशेड की डेफिनेशन पढ़ी होगी और वाटरशेड का कंसेप्ट पढ़ा होगा वो फट से कर देगा। तो पहला ऑप्शन है सिंगल आउटलेट, टू आउटलेट, नो आउटलेट, ऑल ऑफ द अबव। तो वाटरशेड की डेफिनेशन क्या है? वाटरशेड इट इज़ अ जियो हाइड्रोलॉजिकल यूनिट कंट्रीब्यूटिंग रन ऑफ टू अ सिंगल आउटलेट। मतलब एक ऐसा जियो हाइड्रोलॉजिकल यूनिट जो कि रन ऑफ को कंट्रीब्यूट एक सिंगल आउटलेट की तरफ करता है। मतलब मान लो ये पूरा एक बेसिन बाउंड्री है, मान लो एक यहाँ पे एक स्ट्रीम आ रही है, इसकी डिस्ट्रीब्यूटरीज है, फिर इसकी ट्रिब्यूटरीज है, फिर इसकी डिस्ट्रीब्यूटरीज है। ऐसे बहुत सारी स्ट्रीम एक पर्टिकुलर फ्लो में मिल रही है और वो नीचे जाके एक सिंगल आउटलेट पे सारी जगह फ्लो हो रही है। तो वो एक सिंगल आउटलेट पे जा रही है ना, तो वही पूरे एरिया को वाटरशेड बोलेंगे। तो वाटरशेड की डेफिनेशन मैंने आपको बता दी और उसके साथ कुछ कंसेप्ट भी बता दिए मैंने। तो वाटरशेड रिफर्स टू रनिंग वाटर टू अ सिंगल आउटलेट। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सिंगल आउटलेट। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है विच क्लास ऑफ LULC इज मोस्ट सुटेबल फॉर फॉरेस्ट्री प्रैक्टिस। LULC माने क्या? मैंने क्लास में डिटेल में डिस्कस किया है, लैंड यूज एंड लैंड कैपेबिलिटी क्लासिफिकेशन। अब इसकी 8 क्लासेस होती है और 8 क्लासेस के साथ में इसमें स्लोप्स होती है, जैसे 0 से 1, फिर 1 से 3, 3 से 5, ऐसे स्लोप होती है 38% तक, ग्रेटर देन 38% तक। फिर इसके कलर्स होते हैं ग्रीन, येलो, ऐसे कलर्स होते हैं सारे, वो मैंने सारे डिस्कस करे हैं। और ये भी डिस्कस किया है कि फर्स्ट क्लास जो लैंड यूज लैंड कैपेबिलिटी क्लासिफिकेशन में फर्स्ट क्लास किसके लिए, इसमें सारा कुछ मतलब दिस इज़ द मोस्ट परफेक्ट क्लास इन विच नो मेजर्स वी आर अडॉप्टिंग, और दूसरे में कुछ मेजर्स अडॉप्ट करते हैं ताकि यील्ड और क्रॉप प्रोडक्टिविटी अच्छा है। ऐसे मैंने सारे क्लासेस के डिस्कस करे और कौन सा क्लास अप टू कल्टीवेशन सुटेबल है और कौन सा क्लास नहीं है। तो इसमें पूछ रहा है कि विच क्लास ऑफ LULC इज मोस्ट सुटेबल फॉर फॉरेस्ट्री प्रैक्टिस। तो 8 क्लास ऐसा होता है कि जो कि मोस्ट सुटेबल फॉर फॉरेस्ट्री प्रैक्टिस होता है। अब इस क्वेश्चन से क्या समझ आया कि लैंड यूज एंड लैंड कैपेबिलिटी में क्या याद करना है? स्लोप याद करना है, कलर याद करना है, और किसमें मेजर्स अडॉप्ट करते हैं और किसमें नहीं करते हैं, और कौन सा क्लास अप टू कल्टिवेटिंग एग्रीकल्चर तक पॉसिबल है। तो इसमें हमने 4 क्वेश्चन डिस्कस कर ले एक क्वेश्चन में। आगे बढ़ते हैं, साइज ऑफ माइक्रो वाटरशेड। अब ये भी मैंने क्लास में पढ़ाया है, जिसमें मैंने वाटरशेड का क्लासिफिकेशन बताया कि वाटरशेड क्लासिफिकेशन ऑफ वाटरशेड बेस्ड ऑन साइज, क्लासिफिकेशन वाटरशेड बेस्ड ऑन शेप, ऐसे बहुत सारे 4-5 पैरामीटर मैंने डिस्कस किए बेस्ड ऑन साइज, शेप और ड्रेनेज कैरेक्टरिस्टिक, स्ट्रीम कैरेक्टरिस्टिक, बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक पर डिपेंड करे, जिससे 4 फैक्टर में मैंने क्लास में बताया। तो ये पूछ रहा है साइज ऑफ माइक्रो वाटरशेड। तो साइज ऑफ माइक्रो वाटरशेड कितना होता है? अब ये पूरा फैक्चुअल है, जिसने याद किया होगा उसको आएगा, वरना नहीं आएगा। आप वाटरशेड जानते हो, उससे कुछ भी नहीं होने वाला है, बट माइक्रो वाटरशेड का अगर आपको फैक्ट याद है तो आपसे होगा। तो साइज ऑफ माइक्रो वाटरशेड क्या होता है? 100 से 1000। अब मैंने इसके साथ में आपने एक और चीज़ बताया था कि जनरली क्या होता है कि हम मैक्रो, मिली और माइक्रो,
ये वाटर शेड है, इनमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मैंने बताया था कि जो मिली है ना, अपने को लगता है कि मिली, तो मिलीमीटर बहुत छोटा होता है तो लगता है कि मिली बहुत छोटा है, बट मिली माइक्रो से बड़ा होता है। तो माइक्रो का साइज कितना है कि 100 से 1000 है, तो इसका जो साइज होता है वो 1000 से 10,000 होता है। और मैक्रो का होता है 10,000 से 50,000। और उसके बाद वाटरशेड आता है 50,000 से 2 लाख के बीच में। तो ये मैंने बताया था। और कंफ्यूज किस में होता है ये भी मैंने बताया था। अब इसमें भी 3 डिस्कस कर लिए, मैक्रो, मिली, माइक्रो। तो साइज ऑफ माइक्रो वाटरशेड इज 100 to 1000 हेक्टर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ फर्स्ट ऑर्डर स्ट्रीम एंड सेकंड ऑर्डर स्ट्रीम इज 16 and 4 रिस्पेक्टिवली। तो बाइफर्केशन रेशो पूछ रहा है। अब मैंने ये बताया था आपको कि हॉटन्स लॉ ऑफ स्ट्रीम का वाला कंसेप्ट बताया था मैंने, कि हॉटन्स लॉ ऑफ स्ट्रीम क्या बोलता है और वो क्यों आया। तो हॉटन्स लॉ ऑफ स्ट्रीम बोलता है कि जितनी भी वाटरशेड में स्ट्रीम्स होगी वो एक इन्वर्स ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन सीरीज बनाएगी, और उनका जो रेशो होगा वो कांस्टेंट होगा, और उस रेशो को क्या बोलेंगे, बाइफर्केशन रेशो बोलेंगे। ओके, ये सारी इन्वर्स ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन सीरीज दिख रही है आपको, और कॉमन रेशो 1/2 दिख रहा है आपको। तो इस पे जो कॉमन रेशो 1/2 इन्वर्स ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ऐसे ही वाटरशेड में कंसेप्ट लगाएंगे तो जो कॉमन रेशो दिखेगा उसको बोलेंगे हम बाइफर्केशन रेशो, जिसको RB से डिनोट कर देते हैं हम बाइफर्केशन रेशो को। और बाइफर्केशन रेशो का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ यूएथ ऑर्डर ऑफ स्ट्रीम टू द नंबर ऑफ U+1 ऑर्डर ऑफ स्ट्रीम। मतलब अगर मान लो अगर U ऑर्डर की स्ट्रीम है तो उसके नेक्स्ट ऑर्डर की स्ट्रीम वाटरशेड में कितनी है। तो अब यहाँ पे अपन सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे किया गया, नंबर ऑफ फर्स्ट ऑर्डर ऑफ स्ट्रीम कितनी है 16 है, और नंबर ऑफ सेकेंड ऑर्डर ऑफ स्ट्रीम कितनी है 4। अब फर्स्ट ऑर्डर अगर U को 1 रखेंगे तो फर्स्ट आएगा, और U को यहाँ पे 1 रखेंगे तो 1 + 1 2 हो जाएगा, तो फर्स्ट और सेकेंड ऑर्डर का। अब इसका रेशो निकाला तो कितने लगा, 4 1 = 4, 4 4 = 16। तो बाइफर्केशन रेशो कितना हो गया 4। एक फॉर्मूला और है बाइफर्केशन रेशो का, तो नंबर ऑफ यूएथ ऑर्डर ऑफ स्ट्रीम निकालना है, तो नंबर ऑफ यूएथ ऑर्डर ऑफ स्ट्रीम इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ फर्स्ट ऑर्डर ऑफ स्ट्रीम इनटू बाइफर्केशन रेशो U-1। इनवर्स में है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द स्मॉल वाटरशेड्स आर डोमिनेटेड बाय सरफेस रन ऑफ, ओवरलैंड फ्लो, बेस फ्लो, फ्लड फ्लो। अब मान लो ये मुझे क्वेश्चंस नहीं आता है, बट मुझे वाटरशेड पता है कि बड़े वाटरशेड, लार्ज वाटरशेड, मतलब साइज के हिसाब से वाटरशेड हम क्लासीफाई करते हैं। इसमें कुछ लार्ज होते हैं और कुछ स्मॉल होते हैं। तो अब मान लो मुझे वैल्यू भी नहीं पता है, बट लार्ज और स्मॉल तो मुझे पता है, क्योंकि जनरल होता है कि कुछ वाटरशेड बड़े होंगे, कुछ वाटरशेड छोटे होंगे, बट बेसिकली वैल्यू भी बता देता हूँ ताकि याद रहे और आगे एग्जाम में हेल्प करे। तो लार्ज वाटरशेड का जो वैल्यू होता है वो 100 एकड़ से बड़ा होता है, और उसका 100 एकड़ से छोटा होता है। अब आते हैं क्वेश्चन पे। ये बोल रहा है कि अगर वाटरशेड स्मॉल होगा, मान लो एक ही वाटरशेड हमने छोटा बना लिया और एक वाटरशेड हमने बहुत बड़ा बनाया, ठीक है। फिगर सही से नहीं बन रहे हैं, बट समझाने का तरीका सही होना चाहिए, बाकी कुछ मैटर नहीं करता है। सो बियर करिएगा आप। सो स्मॉल वाटरशेड आर डोमिनेटेड बाय, अगर मान लो ये वाटरशेड बहुत छोटा है, इसके रिज लाइन है, तो जितना भी वाटरशेड है, तो ये जो फारदेस्ट पॉइंट है और इसका आउटलेट है, जितने भी लॉसेस फिल करने के बाद ये वाला पॉइंट जहाँ से ये वाटर ट्रेवल कर रहा है, यहाँ तक ये जल्दी नहीं आ जाएगा। और ये जल्दी आने के बाद फिर अगर इस कैचमेंट या इस बाउंड्री में अगर रेनफॉल होती है, तो ये पूरा जितना भी पोर्शन ऑफ रेनफॉल है दैट विल कन्वर्ट इनटू रन ऑफ। तो रन ऑफ हो जाएगा तो पूरे एरिया में रन ऑफ भर जाएगा, तो जितना भी जो लैंड है वो ओवरफ्लो नहीं हो जाएगा। तो स्मॉल वाटरशेड आर डोमिनेटेड बाय विच फ्लो, अवरलैंड फ्लो। तो इसका आंसर क्या हो गया, अवरलैंड फ्लो। अब मैंने सिर्फ मेरी बुद्धि से ये सॉल्व किया है, अगर मुझे नहीं आता तो मैं ऐसे कर सकता हूँ, और अगर मेरे कंसेप्ट नहीं होंगे तो मैं नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि फिर मैं कुछ भी लगा दूंगा कि बेस फ्लो, फ्लड फ्लो, सरफेस रन ऑफ लगा दो, आंसर आ गया। बट ऐसा नहीं होगा ना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। टू watershed A and B with same area having number of channels of A more than B, therefore A will have more than, मतलब नंबर ऑफ चैनल्स ऑफ A इज़ मोर देन B ये बोला है, और बाकी दोनों वाटरशेड का जो एरिया है वो सेम है। लेट्स द एरिया ऑफ बोथ द वाटरशेड इज़ A। अब बोल रहा है कि आपको ये बताना है कि ये सारी कंडीशन देने के बाद A विल हैव मोर देन B, मतलब A के पास B से ज़्यादा कौन सी चीज़ होगी, स्ट्रीम फ्रीक्वेंसी होगी, ड्रेन कॉम्पैक्टनेस कॉफिशिएंट होगा, ड्रेनेज डेंसिटी हो गई, फॉर्म फैक्टर होगी। अब पहले मैं ये क्वेश्चन डिस्कस कर लेता हूँ, उसके अलॉन्ग विथ ये जो ऑप्शन दिए ये भी मैं समझा देता हूँ ताकि और अच्छे से समझ में आए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्या है, कंसेप्ट को ही ब्रश करना है और रिकॉल करना है। तो स्ट्रीम फ्रीक्वेंसी क्या होता है, स्ट्रीम फ्रीक्वेंसी वो होता है
लेट्स स्ट्रीम फ्रीक्वेंसी इज डिनोटेड बाय एस एफ। तो स्ट्रीम फ्रीक्वेंसी वो होता है, इट इज़ द रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्ट्रीम सेगमेंट ऑफ ऑर्डर यू, स्ट्रीम सेगमेंट of order u to the total area of watershed. Let's area of watershed be AB. Okay, so यूएथ ऑर्डर मतलब फर्स्ट ऑर्डर या टू, कोई भी ऑर्डर हो सकता है, 1 2 3 4 ऐसे कंसेक्यूटिव कितने भी वाटरशेड कितने भी ऑर्डर का हो सकता है। तो स्ट्रीम फ्रीक्वेंसी ये बोल रहा है कि एरिया ऑफ चैनल का वाटरशेड दोनों का सेम है। तो मान लो एस एफ ए में क्या है कि नंबर ऑफ चैनल्स ज़्यादा है, तो नंबर ऑफ चैनल्स ज़्यादा है मतलब नंबर ऑफ स्ट्रीम सेगमेंट ज़्यादा है। तो मान लो नंबर ऑफ स्ट्रीम सेगमेंट ए में 10 है और एरिया ऑफ बी मान लो ए बी है, और एस एफ मतलब स्ट्रीम फ्रीक्वेंसी ऑफ बी वाटरशेड मान लो नंबर ऑफ स्ट्रीम सेगमेंट इसके कम है, तो 10 से कम 9 ले लो, और एरिया सेम है। तो इसमें किसकी वैल्यू ज़्यादा हुई? स्ट्रीम फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हुई ना, ए की। तो इसका आंसर क्या हो गया? स्ट्रीम फ्रीक्वेंसी। अब ये सारे ऑप्शन दिए तो इनको भी पढ़ लिया जाए, क्योंकि मान लो वो अगले ऑप्शन में ये बना देगा कि फॉर्म फैक्टर किसका ज़्यादा हो। तो नीचे से स्टार्ट करते। तो फॉर्म फैक्टर क्या बताता है? फॉर्म फैक्टर आपको शेप ऑफ वाटरशेड बताता है। अब शेप ऑफ वाटरशेड ही क्यों बता रहा है? नाम से ही पता चल रहा है कि फॉर्म, समथिंग विच हैज़ अ फॉर्म इज कॉल्ड शेप। तो शेप ऑफ वाटरशेड, इसका फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ बेसिन टू द लेंथ ऑफ बेसिन का होल स्क्वायर। कुछ क्वेश्चन है इस पर आगे डिस्कस करेंगे, बट फॉर्मूला डिस्कस कर लो। ड्रेनेज डेंसिटी क्या होती है? ड्रेनेज डेंसिटी विल शो द टोटल नंबर ऑफ लेंथ ऑफ स्ट्रीम टू द टोटल एरिया ऑफ वाटरशेड। और ड्रेनेज डेंसिटी कुछ वैल्यू होती है कि इस वैल्यू पे द फ्लो विल बी अवरलैंड फ्लो, द फ्लो विल बी चैनल फ्लो, वो बताती है। वो मैंने कोर्स में डिस्कस किया सारा की वैल्यू कितनी होगी और क्या होगी। फिर कॉम्पैक्टनेस कोफिशिएंट क्या होता है? कॉम्पैक्टनेस कोफिशिएंट आपको बताता है कि मेरे वाटरशेड की इरेगुलर बाउंड्रीज में कितना डेविएशन है, वो कॉम्पैक्टनेस कोफिशिएंट बताता है। ओके, सो अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। इलोंगेशन रेशियो इज कैलकुलेटेड बाय। ओके, अब ये पूरा फैक्चुअल क्वेश्चन। ओके, अगर मुझे आता है तो मैं कर पाऊंगा, वरना नहीं कर पाऊंगा। बट कुछ क्वेश्चन मैं एलिमिनेट कर सकता हूँ ऑप्शन में, ताकि मेरी, अगर मान लो मेरे को तुक्का ही मारना है तो मेरे 2 ऑप्शन सही हो जाएंगे, या 2 ऑप्शन में से एक भी मार दे तो मेरी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेसिंग द आंसर विल बी मोर। तो समझते हैं आप लोग। इलोंगेशन रेशियो है, तो रेशियो होता है, तो रेशियो क्या होता है कि जो रेशियो होगा या तो वो डायमेंशन लेस क्वांटिटी होगा, मतलब डायमेंशन लेस क्वांटिटी होता है रेशियो। तो इसमें ऐसा देखो कि ऐसे कौन से ऑप्शन है जिसमें डायमेंशन लेस क्वांटिटी बन रही है। अब देखो, पहले 1.128 सब में सेम है, ओके, और बाकी वाले ऑप्शन में क्या है? पहले वाले में √a/L, दूसरे वाले में क्या है? 1/d√a, तीसरे वाले में क्या है? √a/d, चौथे वाले में क्या है? 1/L√d। अब मेरे को बताओ एरिया की यूनिट क्या होती है? मीटर स्क्वायर। तो रूट में आएगा तो मीटर, नीचे लेंथ की यूनिट क्या होती है? मीटर। ये कैंसिल होके क्या बन गया? 1। तो ये डायमेंशन लेस क्वांटिटी बन गई। दिस कैन बी ऑप्शन। दूसरा 1/डायमीटर की यूनिट क्या होती है? मीटर, और एरिया की यूनिट क्या होती है? मीटर स्क्वायर। तो ये 1/मीटर स्क्वायर हो गया। तो 1/मीटर स्क्वायर इज नॉट अ डायमेंशन लेस क्वांटिटी एंड इट इज़ नॉट अ रेशो, तो ये ऑप्शन हो ही नहीं सकता। फिर √a क्या होता है? अगेन मीटर, तो ये हो सकती है। ओके, सेम मीटर स्क्वायर आ जाएगा, तो ये भी नहीं हो सकता है। अब मेरे पास दोनों ऑप्शन में गैस करने का है, तो गैस करना है तो इन दोनों ऑप्शन में कर सकते हैं, ए और सी में, बट इसका आंसर क्या है? ए है। 1.128 √a/L। थोड़ा सा पढ़ लिया जाएगा तो बेहतर हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन ये है। मैंने आपको कुछ टेक्निक्स बताई, यहाँ पहुँच सकते हैं। इलोंगेशन रेशियो क्या बताता है? इलोंगेशन रेशियो आपको बताता है कि आपका वाटरशेड कितना इलोंगेटेड है, ये इलोंगेशन रेशियो बताता है, और ये भी शेप प्रॉपर्टीज ऑफ वाटरशेड में आता है। आगे बढ़ते हैं। अभी मैंने आपको दिखाया था ड्रेनेज डेंसिटी। अब मैंने उस कंसेप्ट में ड्रेनेज डेंसिटी डिस्कस किया था, और ये अगली बार क्वेश्चन आ गया है। ये BHU का क्वेश्चन है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी वो अलग से एंट्रेंस पेपर लेता है, उसका एक क्वेश्चन है। ड्रेनेज डेंसिटी इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ इंडिविजुअल स्ट्रीम टू एरिया, टोटल लेंथ ऑफ स्ट्रीम टू एरिया, एरिया ऑफ स्ट्रीम टू द लेंथ ऑफ स्ट्रीम। तो ड्रेनेज डेंसिटी क्या होता है? ड्रेनेज डेंसिटी इज टोटल लेंथ ऑफ इंडिविजुअल स्ट्रीम टू द टोटल लेंथ ऑफ एरिया। तो पहला ऑप्शन हो गया। अब नेक्स्ट ऑप्शन है अ सर्कुलर शेप वाटरशेड हैज़ अ फॉर्म फैक्टर ऑफ। अब देखो, मैंने फॉर्म फैक्टर डिस्कस किया था वाटरशेड की प्रॉपर्टी में। तो फॉर्म फैक्टर क्या होता है? फॉर्म फैक्टर इट इज़ द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ बेसिन टू द लेंथ ऑफ बेसिन का होल स्क्वायर। अब इसमें डायरेक्ट इन्हें वैल्यू पूछ लिया कि आपको थोड़ा बहुत ज्योमेट्री का नॉलेज है कि नहीं है। अगर आप इंजीनियर हैं तो आपको कुछ इंजीनियर वाला ज्ञान होना चाहिए। तो वो आप कैसे आपकी बुद्धि लगाएंगे और सॉल्व करेंगे। तो एरिया ऑफ वाटरशेड अगर सर्कुलर होगा तो सर्कुलर का
एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। और लेंथ ऑफ बेसिन क्या होगी, मान लो दिस इज द वाटरशेड, तो लेंथ ऑफ बेसिन इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जो कि फारदेस्ट पॉइंट है, तो यहाँ से मैक्सिमम लेंथ कितनी हो सकती है, वो भी सर्कुलर के लिए, तो ये डायमीटर हो जाएगा 2r। तो लेंथ ऑफ बेसिन 2r का होल स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना बचेगा आपके पास, π/4। तो π/4 की वैल्यू होती है 0.785। तो ये 0.78 आ गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच न्यू प्रोग्राम इज टू गिव इम्पिटस टू वाटरशेड डेवलपमेंट इन द कंट्री। अब पिछली बार हमने हरियाली डिस्कस किया था, पिछले फर्स्ट एमसीक्यू में हरियाली डिस्कस किया था, इंटीग्रेटेड वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोग्राम और ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम और निर्णांचल। अगर मैं एस्पिरेंट के हिसाब से सोचता तो मैं वही ऑप्शन लगाता जो मैंने बुक में पढ़ा नहीं है और डिस्कस नहीं हुआ है, क्योंकि वो एग्जामिनर अगर बना रहा है क्वेश्चन तो वही क्वेश्चन बनाएगा जो कि आउट ऑफ बॉक्स होता है और वो बहुत कम लोगों ने पढ़ा होगा, जब भी जाके एक कट ऑफ डिटर्मिनिंग फैक्टर तक पहुंच पाएगा। इसीलिए अगर मैं एस्पिरेंट की तरह सोचता तो मैं इसका आंसर बी लगा देता, और इसका आंसर बी है। ठीक है, आंसर तक तो पहुंच गए, टेक्निक्स तो लगा ली, बट अब निर्णांचल क्यों है। तो निर्णांचल एक वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोग्राम लाया था और ये वर्ल्ड बैंक के असिस्टेंट से आया था, और इसका जो ईयर था वो 2015 से 2022 तक था। अब ये वर्ल्ड बैंक असिस्टेड था तो जनरली इसमें फंडिंग आएगी। अब वर्ल्ड बैंक असिस्ट क्यों करेगा, वर्ल्ड बैंक को भी कुछ दिखना चाहिए ना कि हम असिस्ट कर रहे हैं, तो वो एक रूरल डेवलपमेंट में काम कर रहा हो और रूरल डेवलपमेंट के साथ कुछ हमारी कंट्रीज़ में, मतलब जो डेवलप्ड कंट्री है या फिर डेवलपिंग कंट्री है, उसमें प्रॉस्पेरिटी ला रहा हो। तो वर्ल्ड हमारी जो मिनिस्ट्रीज़ है, मतलब हमारा जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, उन्होंने जो निर्णांचल प्रोजेक्ट को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना से लिंक कर दिया। और प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना क्या है, इसमें पर ड्रॉप और क्रॉप की बात करिए, मतलब माइक्रो इरिगेशन वाला कंसेप्ट यूज़ किया है कि माइक्रो इरिगेशन यूज़ करेंगे तो वाटर यूज़ एफिशिएंसी भी अच्छी आएगी और वाटर डिस्ट्रीब्यूशन और एप्लीकेशन एफिशिएंसी भी बढ़िया आएगी। तो उससे लिंक कर दिया है, और जैसे इससे लिंक कर दिया है तो क्रॉप, कल्टिवेटिंग क्रॉप, एग्रीकल्चर और वाटरशेड तीनों को लिंक करके ये प्रोग्राम लाया है। तो ये पूछ रहा है कि कौन सा प्रोग्राम वाटरशेड डेवलपमेंट को एक इम्पीटस, मतलब एक न्यू ग्रोथ, एक न्यू विजन देता है, तो वो निर्णांचल है। अब विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ वाटरशेड। अब मैंने जो क्लास में पढ़ाया है वो फट से कर देगा कि वाटरशेड का डेफिनेशन के साथ वाटरशेड की 4 कैरेक्टरिस्टिक बताइए, फट से हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन क्या है, हाइड्रोलॉजिकल यूनिट, बायोफिजिकल यूनिट, सोशियो इकोनॉमिक यूनिट, प्रोडक्शन यूनिट। इवन वो भी बच्चा सॉल्व कर देगा जिसमें वाटरशेड की पहली डेफिनेशन अगर ढंग से पढ़ ली होगी। तो वाटरशेड मैंने पढ़ाया था कि इट इज़ अ जियो हाइड्रोलॉजिकल यूनिट। तो हाइड्रोलॉजिकल तो है, हाइड्रोलॉजिकल में क्या सारी चीज़ें जाती है, हाइड्रोलॉजिकल में क्या क्या चीज़ें आएगी, प्रिसिपिटेशन, रन ऑफ, इन्फिल्ट्रेशन, ये सारी चीज़ें आ जाएगी। और जियो में क्या रिलेटेड टू द सॉइल क्रस्ट, उसमें सारी जियो आ जाएगी। बायोफिजिकल मतलब एक वाटरशेड क्या है, फिजिकल क्वांटिटी, और वहाँ पे सारी चीज़ें हो रही है, रेनफॉल, रन ऑफ, प्रिसिपिटेशन, इन्फिल्ट्रेशन, लॉसेस, सारी चीज़ें हो रही है। तो हाइड्रोलॉजिकल भी होगा, बायोफिजिकल भी होगा, सोशो इकोनॉमिक यूनिट भी होगा। क्योंकि वाटरशेड सोशो इकोनॉमिक यूनिट इसलिए है क्योंकि वाटरशेड में बहुत सारे मेजर्स किए जाते हैं। जैसे वाटरशेड में हम क्रॉप्स को कल्टीवेट करते हैं, क्रॉप को कल्टीवेट के साथ में हम लोग इंजीनियरिंग मेजर्स करते हैं। इंजीनियरिंग मेजर्स कौन से करते हैं पता है आप लोगों को, बताने की ज़रूरत नहीं है, बट बहुत सारे इंजीनियरिंग मेजर करते हैं। और बहुत सारे एग्रोनॉमिकल मेजर्स भी किए जाते हैं। तो एग्रोनॉमिकल मेजर, ये सब मेजर करने के लिए हमको क्या लगेगा, मैन पावर लगेगा। तो मैन पावर कहाँ से आएगा, वो आसपास के एरिया से आएगा जो कि वाटरशेड को सराउंड करते हैं। तो वाटरशेड को सराउंड कौन लोग करेंगे, जो लोकली होंगे, तो उनको लाइवलीहुड मिलेगा, उनको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे मिलेगी। तो सोशो इकोनॉमिक यूनिट एक फीचर है वाटरशेड का। फिर प्रोडक्शन यूनिट, वाटरशेड जनरली एक प्रोडक्शन यूनिट का फीचर नहीं है, क्योंकि वाटरशेड एक जनरली प्रोडक्शन यूनिट की तरह नहीं देखते हम कि क्रॉपिंग इंटेंसिटी इसकी बढ़ा देंगे और बहुत सारा ईल्ड ले लेंगे, तो ऐसा फीचर इसका देखते नहीं है। तो इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा, प्रोडक्शन यूनिट। अब मैंने 14 MCQ आपसे डिस्कस करें, बट हर एक 4 ऑप्शन बताया, तो मतलब मैंने आपके साथ कितने 56 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए। 56 क्वेश्चन के साथ कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो आउट ऑफ बॉक्स आते हैं, और उनका भी मैंने आपको रोड में बता दिया कि कैसे सॉल्व करते हैं। मतलब ये स्मार्ट स्ट्रेटेजी वाला भी काम मैंने आपके लिए कर दिया है। तो मुझे आशा है कि आप लोग को पूरा समझ में आया होगा, आपके कंसेप्ट ब्रशअप होंगे और कुछ आप इससे सीखे होंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।